हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी में स्वागत है। मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रक्षाबंधन के दिन सभी भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए उसके वस्त्र, आभूषण, लिपि, शिल्पकला, व्यापार, धर्म और देवता और फसलें, पालतू जानवर, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोगों ने पहले 2 वीडियो में उसका विस्तार के बारे में पढ़ा था और जो स्थान खोजे गए उसके बारे में पढ़ा था और उनके जो उत्खननकर्ता हैं और जो उस स्थान से प्राप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं आप लोगों को वो वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो आइए देखते हैं आगे वहाँ की रहन सहन और वेशभूषा क्या थी। तो दोस्तों, वस्त्र, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हैं वो वस्त्र ऊनी तथा सूती और ऊनी ये कपड़े पहनते थे और ये तकलिया तकनीक के द्वारा बनाए जाते थे। तकलिया तकनीक मतलब कि हाथों से बुने हुए कपड़े होते थे और ये सूती और ऊनी वस्त्रों का यूज करते थे तकलिया तकनीक के द्वारा, ठीक है, जो मतलब कि हाथों से बने हुए। उसके बाद आभूषण में देखते हैं। आभूषण में क्या क्या पहनते थे। आभूषण स्त्री व पुरुष दोनों पहनते थे। आभूषण में स्त्री और पुरुष, पहला है कंठहार। कंठहार मतलब कि जो गले का हार होता है उसे कंठहार कहते हैं। केसबंद, केसबंद जो बालों में औरतें लगाते हैं, गजरा टाइप का, वो केसबंद। बाजूबंद, बाजूबंद जो हाथों में औरतें पहनती हैं, बाजूबंद उसको कहते हैं। अंगूठी, अंगूठी तो स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं। कंकड़, कर्णफूल, कर्णफूल मतलब कि कान में पहनने वाला कर्णफूल। नाक की कील और नुपुर, नुपुर मतलब पायल, जो स्त्रियां पहनती थी। नुपुर मतलब पायल। तो वहां पर खुदाई के दौरान जो भी स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता में, उनसे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है। उनमें से कंठहार, केसबंद, बाजूबंद, अंगूठी और कंकड़ से बने मतलब जो गले में पहनने वाले या फिर कान में पहनने वाले बहुमूल जो पत्थर होते हैं कंकड़, उससे बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। कर्णफूल मिले हैं, नाक की कील मिली है, नुपुर मतलब पायल आदि आभूषण वहां से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। और आगे देखते हैं लिपि। लिपि, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह अभी तक पढ़ी नहीं गई। जो खोजे हुई हैं लिपि के संदर्भ में, उसको सिर्फ अभी खुदाई के दौरान उनको समझ नहीं पाया गया है। इसका सबसे पहले नमूना 1853 में मिला था। नमूना मतलब कि कोई पत्थर में लिखी लिपि होगी, वही नमूना मिला था, मगर उतनी टाइम ये ज्यादा शोध नहीं किया गया कि ये लिपि हड़प्पा सभ्यता की ही है। उसके बाद 1921 से 23 के बीच, 1921 से 23 के बीच इसके जब साक्ष्य दोबारा खुदाई करने के बाद मिले, मतलब कि जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी 21 में हड़प्पा की, 22 में मोहनजोदड़ो की, तो उसी टाइम पीरियड में दोबारा से लिपि के अवशेष मिले, मतलब अवशेष मतलब कि नमूने मिलने लगे, ठीक है। तो वो उस नमूने से जो 1853 में नमूना मिला था उससे मैच करने लगे थे, ठीक है। तो तभी जो विद्वान लोग थे, ठीक है, उन्होंने ये गेस किया कि ये जो नमूना है ये हड़प्पा सभ्यता से मैच करता है। तब उसमें ज्ञात अभी तक 400 चिन्ह अभी तक इसके ज्ञात हुए हैं। अब पूछते हैं कि वहाँ जो लिपि थी वो कैसी थी, तो
भाव चित्रात्मक थी। मतलब भाव चित्रात्मक क्या होता है? इसमें जैसे आज के युग में लोग इमोज भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे या किसी चैट पे, तो वही वैसे ही प्रकार की थी। मतलब कि हम लोग अक्षर भी यूज करते हैं। जैसे मुझे अगर गुस्सा किसी पर आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? आई हेट यू। तो लिखना पड़ता है हमें, आई हेट यू हमें लिखना पड़ता है, मगर वो लोग इमोज का यूज करते थे। मान लो जैसे आज हम लोग किसी को दिखाना है मैं आपसे गुस्सा हूं, तो क्या लिखोगे? इमोज बना दोगे, कौन सा वाला? रेड वाला इमोज भेज दोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये हमसे गुस्सा है। ठीक है, अगर खुश हैं तो आप खुश वाला भेज दोगे है। ठीक है, अगर आप मतलब कि प्यार है तो आप दिल भेज दोगे। ठीक है, तो ये भावात्मक को प्रकट करते हैं। जैसे आज इमोज होते हैं ना, उसी को उस टाइम भावात्मक की तरह यूज किया जाता था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लिपि कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। मतलब कि इमोज की टाइप में थे और चित्र द्वारा भेजे, मतलब लिखी हुई थी। ठीक है, और ये गौमुद्रिका शैली से लिखी होती थी। गौमुद्रिका शैली मतलब कि जैसे गाय टॉयलेट करती है तो जब जाती है तो ऐसे ऐसे करके जाती है। ठीक है, तो वो गौमुद्रिका उसी नाम से पड़ा। ये कैसे पड़ा ये भी तो देख लेते हैं। देखो हम लोग जो लिखते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं, मगर वो लोग दाएं से बाएं लिखते थे। अगर एक पंक्ति है तो उसको दाहिने से बाएं लिखेंगे, मगर अगर एक से ज्यादा पंक्ति हैं तो पहले दाएं से बाएं लिखेंगे, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं और बाएं से फिर दाएं। मतलब कि ऐसे दाहिने से शुरू करते थे, ऐसे इसकी लिपि थी। तो लिपि अगर पूछे तो पहले तो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, अगर शैली पूछे तो गौमुद्रिका शैली और हलावर्त शैली। ठीक है, इसका सबसे पहले नमूना कब मिला था? तो 1853 में मिला था। अगर सही तरह से इसकी जानकारी हुई कि ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, वह 1921 से पढ़ लिया है। आगे देखते हैं। लिपि के बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे शिल्पकला के बारे में। शिल्पकला में वो किस चीज में सक्षम थे? तो कांसा धातु मतलब तांबा और टिन को मिलाकर वो कांसा धातु बना लेते थे और उनसे उपयोगी जो आभूषण है उनको बनाते थे। कपड़ों की बुनाई कर लेते थे और आभूषण मनका बनाने की कला उनमें सक्षम थे। मतलब ये सब बनाने में वो लोग सक्षम थे। आगे देखते हैं दोस्तों व्यापार के बारे में। व्यापार, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों होता था। मतलब कि देश के अंदर भी व्यापार होता था और देश के बाहर भी व्यापार होता था। और व्यापार में आज लोग पैसे देकर वस्तुएं खरीदते हैं, उतनी टाइम पैसे जैसी कोई चीज ही नहीं थी। मतलब कि जैसे होता है ना, पैसे देकर कोई चीज खरीद लो, तब वस्तु विनिमय वाला सिस्टम था। मतलब कि अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते थे उसके बदले में आपको दूसरी कोई वस्तु देना पड़ेगा, तो वो व्यापार उतने टाइम चलता था, वस्तु विनिमय वाला। अगर व्यापार की बात करें तो विदेश से जो आयात किया जाता था, आयात मतलब खरीदा जाता था, निर्यात मतलब बेचा जाता था। तो सोना कहाँ से आता था? अफगानिस्तान और ईरान से, और दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से। ठीक है, तो अफगानिस्तान और ईरान और कर्नाटक ये 3 जगहों से सोना को लाया जाता था। चांदी कहाँ से आती थी? अफगानिस्तान और ईरान से चांदी आती थी। तो सोना और चांदी अफगानिस्तान ईरान, देखो दोनों सेम है। ठीक है, सोना और चांदी दोस्तों अफगानिस्तान ईरान से। सिर्फ अगर सोना अगर अपने देश में देखा जाए तो
कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता था। ठीक है। तांबा, तांबा बलूचिस्तान और खेतड़ी दक्षिण भारत का भाग है और ओमान से। बलूचिस्तान दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये सबसे पश्चिमी छोर है हड़प्पा सभ्यता का। तो बलूचिस्तान, खेतड़ी मतलब दक्षिण भारत का, ठीक है, एक जगह का नाम है। और ओमान, ओमान देश से तांबा खरीदा जाता था, आयात किया जाता था। टिन, टिन, टिन कहाँ से खरीदा जाता था? जो तांबे में यूज किया जाता था ना, कि तांबा और टिन को मिलाकर कांसा धातु बनाई जाती थी। तो तांबा और टिन के जब मिलता था तो कांसा धातु बनती थी। टिन अफगानिस्तान और ईरान कहाँ से प्राप्त होता था दोस्तों? अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान से देखो क्या क्या मिलता है, सोना, चांदी और टिन। ईरान से भी यही तीनों चीजें मिलती हैं। देखो सोना, चांदी और टिन, ये दो देशों से प्राप्त होता था, अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा बलूचिस्तान की और दक्षिण भारत का एक जगह का नाम है और ओमान से। सीसा कहाँ से दोस्तों प्राप्त होता था? सीसा ईरान से। तो ईरान से क्या क्या प्राप्त होता है? सोना, चांदी, टिन और सीसा, ये ईरान से आते थे। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता विदेशों से भी व्यापार करते थे। अब आगे देखते हैं धर्म। धर्म मतलब कि धार्मिक कितने थे? ठीक, धार्मिक और देवता, वहां के देवता, किस देवता की पूजा की जाती थी? तो आगे देखते हैं। अगर खुदाई के दौरान देखा जाए तो हम मोहनजोदड़ो से पुजारी का सिर मिला, मोहनजोदड़ो से पुजारी का सिर मिला। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा वासी जो लोग थे वो धार्मिक भी थे, मतलब पूजा पाठ पर भी विश्वास करते थे। और देखते हैं मुहर पर योगी की प्रतिमा, मतलब कि मुहर पर योगी मतलब कि सन्यासी, सन्यासी की प्रतिमा पशुपति शिव जी की, ठीक है, शिव मतलब शंकर जी की प्रतिमा मिली। ठीक है। और धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, मतलब कि जो पृथ्वी है, धरती को उर्वरता मतलब जो हमें सब फसलें और बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं, आभूषण, ये सब पृथ्वी से ही प्राप्त होता है, तो उसको उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा की जाती थी। मतलब कि प्रकृति पूजा में जो होता ना, वही प्रकृति पूजा में इस धरती की भी पूजा की जाती थी। वृक्ष पूजा, वृक्ष पूजा तो आज भी किया जाता है। पीपल पेड़, बरगद पेड़, नीम पेड़, ये सभी अभी भी पूजे जाते हैं। शिव पूजा, शंकर भगवान जी की पूजा भी की जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ। और मातृ देवी की प्रतिमा भी वहां से प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि वहां पर जो समाज था मात्र सत्तात्मक था। क्या मतलब कि इतने टाइम अगर घर में किसके चलते, पापा की, मगर उतनी टाइम मात्र सत्तात्मक था, मतलब कि घर में माँ का महत्व ज्यादा था। ठीक है। तो मातृ देवी की प्रतिमा मिली, शिवलिंग मिला। ठीक है। और ऊबड़ वाला बैल जो होता था उतने टाइम बहुत पूजनीय था। ऊबड़ वाला बैल बहुत पूजनीय था। इतने टाइम जैसे गाय की पूजा की जाती है ना, तो वैसे उतने टाइम ऊबड़ वाले बैल की पूजा की जाती थी। तो हम लोगों ने वस्त्र, आभूषण, लिपि, शिल्पकला, व्यापार, धर्म और देवता वहां के कौन थे, इनके बारे में अच्छे से पढ़ा। आशा करता हूँ आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे इसको बढ़ाते हुए फसलें, हड़प्पा सभ्यता की जो फसलें थी वो कौन कौन सी फसलें थी? तो गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर और सरसों, इतनी फसलें हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। और इसके आगे देखते हैं पशु, पालतू पशु कौन कौन से थे? तो
बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, हाथी, गेंडा। तो इतने सारे जानवर पालतू उतनी टाइम पाले जाते थे, इतने जानवर पाले जाते थे, मगर इसमें से गाय के साक्ष्य कहीं भी नहीं मिले हैं। गाय के साक्ष्य दोस्तों कहीं नहीं मिले हैं। जैसे आभूषण में कहीं लोहे का उपयोग कहीं नहीं हुआ है। तो हड़प्पा वासी लोहे से अपरिचित थे और गाय के साक्ष्य न मिलने के कारण ये पता चलता है कि वहां पर गाय अब खुदाई के दौरान ही पता चला है कि थी कि नहीं थी। अगर अवशेष आगे मिलेंगे तो पता चल जाएगा थी, अभी उसके अवशेष नहीं मिले हैं तो उसकी आशा ना के बराबर की जाती है। ठीक है, तो गाय के अवशेष नहीं मिले हैं। अगर खेती की बात की जाए तो गन्ना के अवशेष नहीं मिले हैं। आइए दोस्तों राजधानी बढ़ते हैं। राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की राजधानी क्या रही होगी? पिगट महोदय के अनुसार, पिगट महोदय विद्वान के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी रही होगी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इतना बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ था, जो 3 देशों में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। उसमें से इनके अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 संयुक्त राजधानी रही होंगी। आइए देखते हैं बंदरगाह लोथल और गुजरात, जो लोथल है जो गुजरात में, और सुतकोदा से बंदरगाह प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान। शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। शासन दोस्तों कहाँ था? वर्णिक वर्ग के हाथों में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार को ज्यादा महत्व दिया जाता था और व्यापारी लोग ज्यादा धनी होते थे, तो शासन उन्हीं के द्वारा चलाया जाता था। ये खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले उसके अनुसार बताया गया है। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं यातायात के बारे में। तो यातायात 2 एवं 4 पहियों की बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 और 4 पहिए गाड़ी का यूज करते थे। आगे देखते हैं स्नानागार। हमने स्नानागार इससे पहले वीडियो में पढ़ा था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। स्नानागार की लंबाई, चौड़ाई और गहराई ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो लंबाई इसकी जो थी 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और जो गहरा था वो 2.43 मीटर। तो ये उसका क्षेत्रफल था। इसके आगे देखते हैं ईंटों का आकार क्या था? ईंटों का आकार मतलब कि किस आकार में था? तो उसका अनुपात 4:2:1, मतलब कि 4 उसकी लंबाई रही होगी, 2 उसकी चौड़ाई रहेगी और 1 उसकी मोटाई रही होगी दोस्तों। तो आगे देखते हैं तौल की माप मतलब कि वो एक हिसाब से जैसे इतने टाइम किलो होते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो और 5 किलो, 20 किलो, उस हिसाब से उस टाइम के तौल की माप 16 के अनुपात में थी। मतलब 16, 32, 64 ऐसे तौल की माप वो लोग करते थे। और तराजू भी प्राप्त हुआ है खुदाई के दौरान। तो आगे देखते हैं दोस्तों, जो प्राप्त नहीं हुआ है, सभी जानवरों में से गाय नहीं प्राप्त हुआ, तब गाय नहीं प्राप्त हुई, मंदिर नहीं मिले अभी तक, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनको याद रखना। और लोहा, मतलब इतने धातुओं में से जो हैं उनमें से लोहा का कहीं जिक्र नहीं हुआ है और ना ही कहीं खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है। और फसल में गन्ना। तो दोस्तों इतनी चीजें यहाँ से प्राप्त नहीं हुई हैं। और हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों हम लोगों ने आज वस्त्र, आभूषण, लिंग, शिल्पकला और भी ये सब अच्छे से पढ़ लिया है और हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने आशा करता हूँ अच्छे से पढ़ा है और आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।